तो औसी को नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं। कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। पिछले कई दिनों से लगातार या फिर कायदे से कई सालों से आप जब क्राइम की कहानियाँ सुनते हैं, उसको देखते हैं, हर बार आपको कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती है। आप उस कहानी को सुनते हैं, सुनने के बाद आपके दिमाग में आता है कि यार एक इंसान इतना दिमाग लगा कैसे सकता है। कभी कोई खाने में साइनाइड मिला देता है, कभी कोई मर्डर को हादसा दिखाने की कोशिश करता है, कभी कभार ऐसी कहानियाँ निकल के सामने आती हैं कि 25-25 साल 30-30 साल तक कातिल गायब है। थाने वाले केस बंद कर देते हैं, बाद में कोई पुलिस वाला आता है, वो केस सुलझा देता है और फिर कातिल पकड़ा जाता है। कातिल अपने पकड़े जाने से हैरान होता है। कभी कभार मर्डर के इतने अजीब अजीब तरीके निकल के सामने आते हैं। कभी ये पता चलता है कि लाश को छुपाने का जो अंदाज था, जो तरीका था, वो किसी मूवी से लिया गया। खासकर दृश्यम ने तो न जाने कितने कत्ल करवा दिए। ऐसी तमाम कहानियाँ जब आती हैं तो आने के बाद चाहे सुनाने वाले हम जैसे लोग हों, चाहे आप जैसे सुनने वाले लोग हों, तमाम लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतना सोच, इतना दिमाग, इतनी प्लानिंग, इतनी स्क्रिप्ट कैसे कोई साधारण इंसान कर सकता है। और आज की कहानी भी जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आपके भी दिमाग में यही चीज़ आएगी कि आखिर कोई इतना प्लान कैसे कर सकता है। कहानी कर्नाटक की है। कर्नाटक में एक जिला लगता है उडुपी जिला, और इसी ज़िले में एक जगह लगती है करकला। इसी करकला में एक फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली में एक 44 साल का शख्स जिसका नाम बालकृष्ण, उसकी पत्नी प्रतिमा, बाकी उसके भाई बहन, माँ बाप, ये तमाम लोग ठीक ठाक तरीके से रहा करते थे। ठीक ठाक इनकी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन अचानक से इसी साल 2024 के इसी अक्टूबर महीने की शुरुआत से या फिर सितंबर के आखिरी हफ्तों से न जाने क्या हुआ था, बालकृष्ण जो था उसकी तबीयत कुछ ख़राब लगती है। अब उसको उसकी तबीयत कुछ ख़राब लगती है। उसने अपने घर वालों से कहा कि आज मेरी तबीयत जो है थोड़ी सी ख़राब है। घर वालों को लगा कि कुछ हुआ होगा, मौसम चेंज हो रहा। उसके बाद उन्होंने इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर उसको उल्टियाँ होने लगी। जब उल्टियाँ होने लगी तो घर वाले थोड़ा बहुत परेशान हुए। उसको लेके एक लोकल डॉक्टर के पास गए। लोकल डॉक्टर चेक करता है, उसके बाद कुछ दवाइयाँ दे देता है। कहता है कि 2 खुराक खाओ, ठीक हो जाएगा। 2 खुराक दवाइयाँ ये खाता है, लेकिन आराम होता नहीं है। इसको उल्टियाँ होने लगती, बुखार होने लगता है। अब परिवार वाले परेशान एक और अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर अपने हिसाब से जांच पड़ताल करता है, थोड़ी बहुत ब्लड टेस्ट वगैरह करवाता है। उसके बाद उसको कुछ और दवाइयाँ दे के भेज देता है और कहता है कि कुछ नहीं, सब ठीक है, तुम ठीक हो जाओगे। दवाइयाँ लेके वो आता है। आने के बाद फिर दवाइयाँ खाता है, आराम हुआ नहीं। परिवार वालों को उसने बताया कि कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा। फिर फीवर हुआ, फिर उल्टियाँ होने लगी। इस बार परिवार वालों को लगा कि लोकल किसी डॉक्टर को क्यों दिखाना, चलते हैं सिटी हॉस्पिटल, वहाँ दिखा देते हैं। उसके बाद परिवार वाले उसको लेके सिटी हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पे अब अच्छे से जब जांच होती है, तमाम तरह के टेस्ट होते हैं, तब पता चलता है कि जो बालकृष्ण है असल में उसको जॉन्डिस है, जिसको हम लोकल भाषा में पीलिया बोलते हैं। अब मर्ज पकड़ा जा चुका था। मर्ज पकड़ने के बाद अब डॉक्टर, चूँकि सिटी हॉस्पिटल था, पढ़े लिखे डॉक्टर थे, उन्होंने दवाइयाँ दे दी। इसने दवाइयाँ खाई इस उम्मीद में कि शायद फ़ायदा होगा। 2-3 दिन गुजरे, लेकिन फ़ायदा हुआ नहीं। अच्छा, इधर 4-6-10 दिन से तबीयत लगातार ख़राब थी। अलग अलग जगहों से दवाइयाँ खा रहा था, खाना खा नहीं पा रहा था। लगातार उल्टियाँ हो रही थी, लगातार बुखार हो रहा था। इस वजह से भी अब शरीर भी धीरे धीरे डाउन होता गया। फिर से हॉस्पिटल जाता है, फिर से डॉक्टर देखते हैं, फिर से दवाइयाँ देते हैं, फिर से जांच पड़ताल। इसके बाद हफ्ते भर और गुजरते हैं, तबीयत और ख़राब, पूरा शरीर एकदम कमज़ोर, जान बची नहीं थी, ताकत थी नहीं। लिहाजा परिवार वालों को लगा कि शायद ये किसी और अच्छे हॉस्पिटल में जाना चाहिए। उसके बाद बालकृष्ण को लेके वो और अच्छे हॉस्पिटल में गए। पैसे वैसे की कोई कमी थी नहीं, लिहाजा वो लेके जाते रहे, अलग अलग जगहों पे इलाज करवाते रहे। और अंत में डॉक्टर ने भी वही बोल दिया जिसकी उम्मीद इन्होंने नहीं की थी। डॉक्टरों ने कहा कि हम इनको बचा नहीं पाएंगे, इनके शरीर में ब्लड कैंसर हो रहा, और ऐसा लग रहा है कि जो ब्लड कैंसर है अपनी आखिरी स्टेज पे है। अब ये बात परिवार वाले जब सुनते हैं, काटो तो खून नहीं, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
डॉक्टर ने कहा कि अब इलाज करवाने का कोई फ़ायदा नहीं, हम कुछ पेन किलर दे रहे हैं जिस वजह से इनका दर्द कम होगा, बाकी दवा से ज़्यादा इनको जो दुआ की ज़रूरत है परिवार वाले अपने पास रखें, हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। परिवार वाले हताश निराश इनको लेके अपने घर पे आते हैं। तमाम अब आस पड़ोस के लोग जब सुनते हैं इस बात को, वो भी देखने के लिए भागे भागे आते हैं। तमाम लोग देखते हैं। देखने के बाद धीरे धीरे इलाज करवाने के अलग अलग जगहों पे बात करते हैं, लेकिन कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं था। इधर बालकृष्ण भी मन मार बैठा था। अचानक से 25 दिन गुजर जाते हैं। 25 दिन गुजर जाते हैं। 25 दिन के अंदर 10-15 दिन तो इधर उधर हॉस्पिटल में जाना आना लगा रहा। 16-17 दिन बाद तो जवाब मिला कि अब कुछ हो नहीं सकता। बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने, बड़े बड़े डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया। इसके बाद अड़ोसी पड़ोसी, गांव देश के लोग, तमाम नात रिश्तेदार ये लोग देखने आते हैं। आने के बाद अब वो भी धीरे धीरे, किसी के घर कोई कितना दिन रहेगा, चले जाते हैं। इसी दौरान 25 अक्टूबर आ जाता है। यही 25 अक्टूबर जो गुजरा भी कुछ दिन पहले। 25 अक्टूबर आता है। आने के बाद तमाम घर वाले कहीं गए थे। इसी दौरान पत्नी जो थी, बालकृष्ण की पत्नी प्रतिमा, वो फ़ोन करती है अपने सास ससुर को और बताती है कि बालकृष्ण को कुछ हो गया। अब ये बात माँ बाप सुनते हैं। उम्मीद पहले से ही टूट चुकी थी। खबर भी सुन लेते हैं, भाग के घर आते हैं। आने के बाद देखते हैं कि जो बालकृष्ण है उसकी सांसें टूट चुकी थी। जैसे ही माँ बाप ये बात देखते हैं, फौरन रोने लगते हैं। परिवार के बाकी लोग रोने लगते हैं। पत्नी पहले से ही रो रही थी। अब धीरे धीरे पूरे इलाके में खबर फैल गई। पूरा इलाका उस दुख में शरीक होने के लिए आने लगा। रिश्तेदारों तक फ़ोन चला गया कि बालकृष्ण जो थे अब नहीं रहे, ख़त्म हो चुके हैं। अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाने लगी। पंडितों को बुलाया गया कि तैयारियां करें। तमाम लोगों को खबर हो गई कि जिनको आखिरी दर्शन करना हो, अक्सर ऐसा होता है कि लाश को रखा जाता है कम से कम, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन तक तो लोग रख ही देते हैं अगर कोई दूर से आने वाला हो तो लाश को रख के अब लोगों का इंतज़ार होने लगा कि जो देखने वाले हैं आके देख लें, फिर अगले दिन अंतिम संस्कार होगा। घंटे 2 घंटे में तो भारी भीड़ भी जमा हो गई। इसी दौरान जो बालकृष्ण का भाई था उसे कुछ डाउट हुआ। वो लगातार अब एक चीज़ सोच रहा कि मेरा भाई 25 दिन पहले एकदम ठीक था, 25 दिन बाद पता चला कि उसको कैंसर है। अच्छा कैंसर है, फिर कैंसर इतनी तेज़ी से फैला कि तमाम डॉक्टर दवा दे रहे हैं और 25 दिन के अंदर ही मेरा भाई मर भी गया। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुल चीज़ें जो हो रही हैं ये कोई स्क्रिप्टेड चीज़ है। लेकिन अब इस बारे में वो कहे किससे? हैरान परेशान वो सोचता रहा, दर बदर दिमाग दौड़ाता रहा। इसी दौरान उसके जहन में एक आइडिया आता है। दरअसल उस घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। कैमरे में उसने सोचा कि चलो देखते हैं कि मेरे जाने के बाद हुआ क्या था, क्या कोई आया था। उसके बाद उसने कैमरे को धीरे से चेक करना शुरू किया, क्योंकि घर में वैसे ही मातम का माहौल था, लोग हर कमरों में भरे पड़े थे। चेक करने के दौरान उसने देखा कि 25 अक्टूबर को एक कोई शख्स था जो घर के अंदर आया था और थोड़ी देर बाद वो चला गया और फिर पता चला कि जो बालकृष्ण है उसकी मौत हो गई। अब भाई के मन में तरह तरह के सवाल। उसने कहा कि एक काम करते हैं, पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। भाई ने अपने भाई के लिए पुलिस को फ़ोन किया, पूरा माजरा समझाया। पुलिस को भी लगा कि चलो चलते हैं। पुलिस आती है। आने की बात कहती है कि हमें डाउट है, हम इसका पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं। पुलिस वाले बॉडी अपने कब्जे में लेते हैं, उसके बाद पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेजते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। अब पूरा परिवार का माहौल ही चेंज। अब तक हम लोग ये सोच रहे थे कि नॉर्मल डेथ है, इधर पुलिस का एंगल आ गया, तरह तरह की बातें होने लगी। अगले दिन यानी 26 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। जब रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद तमाम लोग हिल गए। दरअसल इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जिसकी मौत हुई है यानी बालकृष्ण की, उसके सांस को रोका गया है ज़बरदस्ती और दम घुटने से मौत हुई है। अब एक आदमी जिसको मेडिकल के हिसाब से, डॉक्टरों के हिसाब से कैंसर था, उसकी मौत दम घुटने से हुई है। इधर सीसीटीवी में कोई ऐसा संदिग्ध शख्स था जो आता हुआ दिखाई दिया,
जिसके बारे में ये लोग नहीं जानते थे। अब ये तमाम कड़ियाँ जब धीरे धीरे जुड़ने लगी तो घर में एक लौती जो परिवार की सदस्य थी, बालकृष्ण की पत्नी, फिर यही हुआ कि अब इससे पूछताछ करते हैं। अब पुलिस वाले प्रतिमा को उठाते हैं। उठाने के बाद पूछताछ शुरू करते हैं। शुरुआत में वही हर कहानी की तरह यहाँ भी प्रतिमा इधर उधर की बातें घुमाने लगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा परिवार वालों की नाराज़गियाँ बढ़ती गई, पुलिस वालों की सख्तियाँ बढ़ती गई। अंत में प्रतिमा ने अपना मुंह खोला और एक ऐसी कहानी सुनाई जिसको सुनने के बाद चाहे पुलिस हो चाहे जो हो, सब अंदर से हिल गए। और यहीं से कहानी पहुंच जाती है 17 साल पहले। दरअसल बालकृष्ण और प्रतिमा की जो शादी थी 17 साल पहले हुई थी। 17 साल पहले शादी हुई, शादीशुदा ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी। दोनों मुंबई में रह रहे थे, बढ़िया कमा खा रहे थे। इसी दौरान हम सबकी ज़िंदगी में एक महामारी आती है। वही महामारी इन दोनों की भी ज़िंदगी में आती है, कोरोना। जब कोरोना आया तो फिर ये मुंबई से रवाना होते अपने घर भाग के आते हैं। आने के दौरान अब बालकृष्ण का भी काम ठप पड़ गया। लोगों के टाइम पास के लिए दो ही चीज़ें थी, या तो टीवी देखें या तो मोबाइल देखें। बालकृष्ण तो टीवी वगैरह में बिजी रहा, लेकिन जो प्रतिमा थी उसने सोचा कि टाइम पास के लिए चलो रील वील बनाते हैं। अब प्रतिमा ने रील बनाना शुरू किया। अलग अलग रील उसने पोस्ट की। लोग भी खाली बैठे थे, लोगों ने पसंद करना शुरू किया। और इसी दौरान प्रतिमा की मुलाकात दिलीप हेगड़े से होती है। दोनों धीरे धीरे दोस्त बने सोशल मीडिया पे। फिर नज़दीकियाँ बढ़ी, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के इस कदर करीब आ गए कि दोनों के बीच प्यार हो गया। अब प्यार हुआ तो एक तो सोशल मीडिया का रिश्ता, बात की कि कितनी दूरी पे घर है तो पता चला आसपास में ही। तब लोगों को लगा, यानी दोनों को, दिलीप हेगड़े को और प्रतिमा को, कि अगर आसपास के हैं तो हम दोनों आराम से मिल सकते हैं। किसी को पता नहीं चलेगा, हम लोगों का जो ये प्रेम प्रसंग है यूं ही चलता रहेगा, कानों कान किसी को खबर होनी नहीं है। लिहाजा जब लॉकडाउन खुला, तमाम लोगों की गतिविधियाँ शुरू हुई तो इन दोनों की मिलने जुलने की भी गतिविधि शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, जी भर के बात करने लगे। लेकिन कहते ही हैं कि चाहे इसको चाहे मुझको छुपाए छुपता है नहीं। दोनों की नज़दीकियों के जो चर्चे थे बालकृष्ण के कानों तक पहुँचे। उसने मना किया और कहा कि आज के बाद ना ही तुम रील बनाओगी और ना ही तुम किसी दिलीप हेगड़े से बातचीत करोगी। अब ये बात जब बालकृष्ण बोलता है तो बोलने में वो इतना देरी कर चुका था कि दोनों का इश्क इतना परवान चढ़ चुका था कि दोनों को लगा कि अब तो बालकृष्ण यानी जो पति है, 17 साल पुराना पति, वो अब एक तरह से बीच का रोड़ा बन रहा। कुछ दिन तक जैसे तैसे करके इन्होंने रिश्ता निभाया, लेकिन बालकृष्ण जब ज़्यादा सख्ती बरतने लगा तो फिर इनको लगा कि एक काम करो, या तो एक दूसरे को छोड़ दो या फिर जो बीच में डिस्टर्ब कर रहा उसको रास्ते से हटा दो। अब एक दूसरे को छोड़ना पॉसिबल था नहीं, तो फिर यही प्लान बना कि रास्ते से हटाएं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये था कि रास्ते से हटाएं कैसे। किसी भी तरीके से अगर ये कत्ल करते हैं तो कत्ल करने के बाद पुलिस आएगी, जांच पड़ताल करेगी। अच्छा, इनको भी पता था कि कत्ल करने के बाद आज नहीं तो कल नहीं तो परसों अगर पुलिस या फिर किसी को भनक लग गई कि कत्ल है तो वो गिरफ्तार करेगी ज़रूर। जैसे न तैसे वो पकड़ ही लेगी, कातिल तक पहुंचेगी। तो कत्ल ऐसा करना है कि कभी भी ये कत्ल लगे ही ना। कत्ल होने के 10, 20, 50, 100 साल गुजर जाएं, किसी को पता ही ना चले कि वो जो मौत हुई थी वो कत्ल थी। अब इसके लिए दोनों ने फिर रिसर्च करना चालू किया। पता करने लगे कि हम किसी को धीरे धीरे कैसे मार सकते हैं। अलग अलग वीडियोस देखी, अलग अलग इंटरनेट को सर्च किया, इंटरनेट की खुफिया गलियारों को टटोला। अंत में इनको एक रसायन, एक केमिकल के बारे में पता चला, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। इसके बारे में इनको पता चला कि अगर खाने में मिला के दे दिया जाए तो धीरे धीरे इससे कैंसर हो जाएगा और कैंसर से आदमी मर जाएगा, और कैंसर से कोई मरेगा तो कत्ल लगेगा नहीं। अब इनके दिमाग में आइडिया छप गया, लेकिन अब आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड मिले कैसे। अब इसके लिए इन्होंने दूसरा प्लान बनाया। दरअसल जो दिलीप हेगड़े था उसने अपना वेश बदला, अपने आप को मेडिकल का कोट पहना के, एक लैब है वहाँ पे लोकल में, रमन्स लैब, वहाँ पे जाता और जाने के बाद कहता है कि मुझे आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड दे दो, मुझे कुछ काम है। अब चूंकि इसने लैब वैब के कपड़े पहन रखे थे तो फिर इन जो रमन्स लैब के टेक्नीशियन वगैरह थे, लैब असिस्टेंट थे, उनको लगा कि दे देते हैं, हो सकता है इसको कुछ काम हो। जून में ही इन लोगों ने आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड खरीद के रख लिया बल्क मात्रा में। खरीदने के बाद वो प्रतिमा तक पहुंचता है। अब प्रतिमा खाने में थोड़ा थोड़ा
आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड मिला मिला के डालने लगी। 1 बूंद, 2 बूंद, 4 बूंद। अब जून में दे दिया, पूरा जून खिलाया, जुलाई खिलाया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आते आते फिर धीरे धीरे इसने अपना काम शुरू किया। शरीर को अंदर से खोखला कर ही चुका था, खून में मिल ही चुका था। धीरे 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 जहर ने अपना असर किया और जो बालकृष्ण था उसको ब्लड कैंसर हो गया। अब ब्लड कैंसर हो गया, धीरे धीरे जांच पड़ताल हुई, डॉक्टरों ने जवाब दिया। लेकिन अब इन दोनों को धीरे धीरे ये लगने लगा कि यार हम जून से ही खिला रहे हैं, जुलाई बीता, अगस्त बीता, सितंबर बीता, अक्टूबर बीता, कुछ हो रहा नहीं है। धीरे धीरे ये केमिकल भी ख़त्म हो रहा। फिर इन दोनों ने एक प्लान बनाया कि अब ये ऐसे नहीं मरेगा, एक काम करते हैं मार देते हैं, और किसी को क्या डाउट होगा कि हमने मारा है, हम बता देंगे कि बीमार था कई दिन से, आज मर गया। इसके बाद इत्तेफाकन 25 तारीख को जो पूरा परिवार था वो बाहर गया हुआ था। इसी बात का मौका देखते हुए जो प्रतिमा थी वो अपने बॉयफ्रेंड दिलीप हेगड़े को फ़ोन करती है, उसको घर में बुलाती है। फिर ये दोनों लोग मिलकर तकिए से उसका गला घोंटते हैं और गला घोंट के मार देते हैं। इस बात से अनजान कि घर में कैमरा लगा है और उस कैमरे को कभी अगर कोई चेक करेगा तो दिलीप हेगड़े को देख लेगा। चूँकि जो बालकृष्ण था उसकी हालत इतनी ख़राब थी, इनको यकीन था कि अगर वो मर जाएगा तो किसी को डाउट ही नहीं होगा। और थोड़ा सा जल्दी करने के चक्कर में ये पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ और अंत में पुलिस की जांच पड़ताल में ये तमाम चीज़ें जाहिर हुई। अब पुलिस जब ये तरीका सुनती है, सबसे पहले दिलीप हेगड़े की तलाश करती है, उसको गिरफ्तार करती है, उस लैब में जाती है जो रमन्स लैब था, वहाँ पड़ताल करती है। पता चलता है कि हाँ, यहाँ से ये लोग केमिकल लेके तो गए थे, जून में एंट्री थी। साथ ही जो खाली बोतलें थी उनके बारे में पता किया, पता चला कि फला जगह पे खाली बोतलें भी फेंकी गई है। पुलिस की टीम वहाँ गई, उन बोतलों को बरामद किया। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब इस घटना का खुलासा किया, तब जाके पता चला कि ऐसे भी क्राइम हमारे हिंदुस्तान में हो रहे हैं, खासकर वो लोग कर रहे हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि एक रील बनाने वाली, एक नॉर्मली रील लाइक करने वाला इतना दिमाग लगा सकता है केमिकली फार्मूले के ऊपर कि हम ऐसा करेंगे तो बच जाएंगे। बशर्ते इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी, वरना कभी पकड़े भी न जाते। और मैं भी न जाने कितने हज़ारों लाखों ऐसे क्रिमिनल हैं जिन्होंने ऐसे तरीक़ों को इस्तेमाल किया है कि वो कभी पकड़े ही नहीं गए। वैसे भी अगर एक बार लाश का पोस्टमार्टम ना होके सीधे सीधे जला देते, अंतिम संस्कार कर देते, तो कभी ना खुलता। खैर, अपने आप में ये बड़ी अजीब कहानी थी। पूरा कर्नाटक इस घटना से आसन्न है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। साथ ही ऐसी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।